हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट ऋषभ आपके साथ लेके आ चुका हूं लेट नाइट शो ऑन करंट अफेयर्स। तो आज है 4 जुलाई, संडे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में और साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो नीचे जाओ, सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करो उसे, बेल आइकन को प्रेस करो और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया हुआ है, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको वीडियोस का पीडीएफ, चाहे ये वीडियो हो चाहे और जितने वीडियोस हैं उनके पीडीएफ, और साथ ही साथ मैं उसमें पहले लाइव आने से पहले वीडियोस के लिंक डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आज का सबसे पहला न्यूज़ है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये लॉन्च करता है आरबीआई, ओके। और ये लॉन्च करता है आरबीआई और इट इज़ अ बाय एनुअल रिपोर्ट। ये साल में 2 बार लॉन्च किया जाता है। ये बताता है हमें बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में, उसके रिस्क के बारे में, और साथ ही साथ हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के रिजिलियंस के बारे में। रेजिडेंस का मतलब होता है लचीलापन। क्या हमारा फाइनेंशियल सिस्टम लचीला है या रिजिड हो चुका है, इसके बारे में ये रिपोर्ट बताती है हमें। तो ये आरबीआई के थ्रू लॉन्च की जाती है। नाउ कुछ की हाइलाइट्स हैं इस रिपोर्ट के। तो सबसे पहले जीएनपीए का रेशियो। तो जीएनपीए का रेशियो ये बताया गया आरबीआई के थ्रू कि जीएनपीए का रेशियो जो 7.48% है अभी हमारा मार्च 2021 में, वो बढ़ के हो जाएगा 9.8% मार्च 2022 तक। नाउ व्हाट इज़ जीएनपीए? तो जीएनपीए को जानने से पहले आप जान लीजिए सबसे पहले कि बैंक का एसेट क्या होता है, ठीक है। तो बैंक का एसेट होता है वो लोन्स जो वो हमें या बड़े बड़े बिजनेसमैन को दिया करते हैं। तो उस लोन्स से उन्हें इंटरेस्ट मिलता है और वही उनका एसेट होता है, वो बैंक का आपको एसेट होता है। आई थिंक सो दिस इज़ क्लियर। नाउ इसके बाद पॉइंट आता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में, एनपीए। तो आपको जानना है अब एनपीए के बारे में। तो एनपीए जो है, एनपीए एक टर्म होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं बैड लोन भी, इसे हम लोग बैड लोन भी कहते हैं। सपोज़ कि मैंने 10,000 रुपये का लोन लिया और उसे 3 महीने में मीन्स या फिर टाइम ड्यूरेशन है उसे पे करना है ईएमआई के थ्रू। सपोज़ मैंने 3 महीने जो है ईएमआई पे ही नहीं किया, अमाउंट पे ही नहीं किया सपोज़। तो 3 महीने तक अगर मैंने इसे पे नहीं किया है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एनपीए। तो वो हमारा एनपीए हो जाएगा, वो बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। इसे वो बैंक उसे बैड लोन भी कहते हैं। अब बात आती है जीएनपीए की। तो सपोज़ कि जो एनपीए है हमारा, सपोज़ कि मैंने 10,000 का लोन, जो आपको एग्जांपल दिया है, 10,000 का लोन लिया है। अब अगर उसमें से 6,000 मैंने पे कर दिया और बचा कितना, तो 10,000 में से 6,000 गया तो कितना बचा हमारे पास, तो 4,000 बचा। अब जो 4,000 रुपये हमारे पास बचे हैं, तो ये कंसिडर किया जाएगा जीएनपीए के थ्रू, जो कि एक क्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मीन्स एनपीए जो अगर हुआ, जो 3 महीने तक हमने पे नहीं किया लोन्स, 3 महीने ज़रा अगर टाइम हो गया तो उसे डिवाइड किया जाता है एनपीए के थ्रू। और जीएनपीए क्या किया जाता है, जितना अगर हमने पे कर दिया, जितना हमने लोन लिया है और उतना नहीं पे करके उससे कुछ भी अमाउंट कम किया है, तो माइनस जो भी अमाउंट मेरा बचेगा, जैसे कि इस केस में 4,000 बच रहा है, तो वही हमारा जीएनपीए हो जाएगा, दैट इज़ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा हमारा। आई थिंक सो जीएनपीए आपका क्लियर है। तो यही बोल रहा है कि बैंक जो बोल रहा है कि हमारा आरबीआई कि वो 7.48% से 9.8% हो जाएगा आपको मार्च 2022 तक, तो जो कि एक कंसर्न का मामला है। अब इसके अलावा जो हमारा एमएसएमईज़ हैं, हमारे सेक्टर्स हैं, ये भी 15.9% जो इनके लोन होंगे वो लगभग बैड लोन बन जाएंगे, वो लगभग एनपीएस बन जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा कंसर्न है एमएस के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा यूज स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। क्यों यूज स्ट्रेस फेस कर रहे हैं? क्योंकि कोविड-19 का समय, कोरोना के समय में काफ़ी लोग फाइनेंशियल कंडीशन के बुरे होने का लोन्स का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। अब एक इसमें और पॉइंट दिया गया है CRAR, एज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। ये रेशियो क्या होता है? ये मेनली होता है जो भी हमारा रिस्क वेटेड एसेट होता है, जितना भी एसेट होता है आपको बैंक का, बाय करंट लायबिलिटीज़, और उसके करंट लायबिलिटीज़ जितने हैं उससे अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो आएगा। तो वो भी इंक्रीज़ कर गया है 16.03% मार्च 2021 के। ओके नाउ
अब एक होता है पीसीआर, दैट इज़ प्रोविज़न कवरेज रेशियो, ये भी 68.86% है 2021 में। अब होता क्या है ये एक्चुअली में पीसीआर रेशियो, ये जो दिखाता है हमें कि हम लोग कुछ क्वालिटी इश्यूज़ जो होते हैं या कुछ क्वालिटी स्टेप्स ले रहे हैं उसको सावधानी बरतने के लिए। अब उससे क्या होगा कि अगर पीसीआर हमारा नीचे रहेगा, इससे मतलब होगा कि बैंक वल्नरेबल हो जाएगा, बैंक गिरने के कगार पर चल जाएगी। लेकिन अगर पीसीआर रेशियो हमारा आगे है तो बैंक जो है वो वल्नरेबल नहीं होगा, वो आगे और कंटिन्यू कर सकता है अपना। उसी की तरह एनबीएफसी जो है हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उसका भी डिक्रीज़ किया गया है, डिमांड डिक्रीज़ किया गया है, डिमांड डिक्रीज़ हुआ है इसका कोविड-19 के समय में। तो बैंक जो ज़्यादातर है अनअफेक्टेड रहा है इस पैंडेमिक के थ्रू। और क्यों अनफेक्ट रहा है? क्योंकि आरबीआई के थ्रू जो रेगुलेट किया गया है, उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ और सरकार का जो फिस्कल पॉलिसीज़ है, उसके तहत जो हमारा जीएनपीए हो गया या एनपीए हो गया या फिर हमारा जो भी बैंक है, वो कंडीशन उनकी ख़राब नहीं हुई है। तो ये रिपोर्ट हमें ये बताता है। तो आई थिंक सो ये रिपोर्ट आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज़ लीफ कॉलिशन। लीफ कॉलिशन के बारे में एक न्यूज़ आई है। तो लीफ कॉलिशन है क्या? लोअरिंग एमिशन बाय एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस। ये एक कॉलिशन है जो अनाउंस किया गया है लीडर समिट में। लीडर समिट में अनाउंस किया गया है क्लाइमेट के 2021 के। अब ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक प्राइवेट एफर्ट्स होगा फॉर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले हम लोग लीफ कॉलिशन कंप्लीट करते हैं। तो ये एक लार्ज सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट एफर्ट होगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब है क्या बात ये करेगा, इसमें इंटेंशन ये दिखाया गया है कि कुछ कंट्रीज़ लगभग $1 बिलियन का लोन या फिर फाइनेंस करेंगे कंट्रीज़ को उनके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। तो एक्चुअली आपको पता है कि कंट्रीज़ कौन कौन होने चाहिए, तो यूएसए, यूके और नॉर्वे, ये एक कोलिशन है इन गवर्नमेंट का। अब अ कंट्री विलिंग टू पार्टिसिपेट वुड नीड टू फुलफिल सर्टन प्री डिटरमाइंड कंडीशंस। अब अगर कोई कंट्री को इसमें पार्टिसिपेट करना है तो कुछ कंडीशंस दिए गए हैं जिनको उनको फुलफिल करना पड़ेगा, और तब आप इस कोलिशन का गवर्नमेंट का पार्ट बन सकते हैं। ओके, और ये जो है एक रिजल्ट बेस्ड फाइनेंशियल मॉडल है जिसको यूज़ किया जाएगा लीफ में। ओके, नो सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इसका मेजर है कि ये नेट ज़ीरो एमिशंस, दैट इज़ नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस के बारे में बोला गया है। और ये तब तक हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक कोई बोल्ड लीडरशिप नहीं आएगा प्राइवेट सेक्टर से। सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर को भी इस पर मदद करनी पड़ेगी। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है ये एक मैसिव कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। तो कार्बन सिंक, एक्चुअली में कार्बन सिंक होता क्या है? सपोज जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ के द्वारा छूटता है, ये जो इन्वायरमेंट में जाता है, वो सब किसके द्वारा लिया जाएगा? वो सब आपको फॉरेस्ट के द्वारा इनगल्फ किया जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड कार्बन सिंक। जितना फॉरेस्ट रहेगा उतना का ज़्यादा कार्बन सिंक रहेगा। और इसके लिए ही आपको पता है REDD+ रेड प्लस मैकेनिज्म है, एट रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन मैकेनिज्म। इसके तहत ये बोला गया है कि इसका एम है कि किस तरह से हम लोग इंसेंटिवाइज कर सके फॉरेस्ट कंजर्वेशन को, किस तरह से क्लाइमेट को हम लोग कंट्रोल कर सकें, किस तरह से हम लोग कार्बन ज़ीरो एमिशंस की ओर आगे बढ़ सके। तो इसकी बात की गई है आपको पेरिस क्लाइमेट डील में भी। और इसमें ज़्यादातर कंट्रीज़ ने बोला है कि 2050 से 60 के बीच में हम लोग अपना कार्बन एमिशंस को नेट ज़ीरो करेंगे। तो नेट ज़ीरो का मतलब ये नहीं होता है कि आपको ज़ीरो कर देना है। नेट ज़ीरो का एक्चुअल मतलब होता है कि जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कंट्री में रिलीज़ हो रहा है उतना ही आप उसका खपत कर लीजिए, उसको हटा दीजिए, उतना कार्बन सिंक कर लीजिए, उतने फॉरेस्टेशन करिए, एफॉरेस्टेशन का मेथड अपनाइए और अलग अलग मेथड्स अपनाइए जिससे वो कार्बन जितना आपने रिलीज़ किया है उतना मैनेज हो जाए। तो दैट इज़ कॉल्ड नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस। तो ये किया गया है। रेड प्लस जो है वो क्रिएट करता है आपको, इट वॉज क्रिएटेड बाय UNFCCC। ये याद रखने की बात है कि रेड प्लस किसके द्वारा क्रिएट किया गया है। तो वो क्रिएट किया गया है आपको UNFCCC के द्वारा, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो अगर पूछा जाएगा कि रेड प्लस जो है क्या वो UN बॉडी है, तो आपका आंसर होगा यस, इट्स अ UN बॉडी। ओके, ना जो मैंने आपको बताया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में, तो एक्चुअली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं क्या? तो आपको इक्वेटर फ्रॉम 0 डिग्री टू 28 डिग्री, नॉर्थ एंड साउथ दोनों तरफ आपको नॉर्थ एंड साउथ 28 डिग्री तक
जो फॉरेस्ट आपको पाए जाते हैं उससे हमें कहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं। इसमें लगभग मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, चाहे वो साल हो भर हो या फिर थ्रू सम सीजन्स हो। जैसे कि इक्वेटर, अगर आप इक्वेटर पर रहेंगे तो जहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड है वहाँ पे ओवरहेड सन कंडीशंस जिस कारण वहाँ पे सालों भर बारिश होती है, तो वहाँ पे तो 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल हर साल होगी आपको। लेकिन कुछ एरिया जो ट्रॉपिकल एरियाज़ के पास आ रहे हैं, जो ट्रॉप ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के पास आ रहे हैं, वहाँ लगभग आपको एक सीज़न वाइज, जैसे बरसात की सीज़न है, मानसून सीज़न है, उस समय बारिश होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो यूनिफॉर्मली हाई रहता है, इस जगह पे यूनिफॉर्मली हाई रहता है लगभग 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक। और इस तरह का फॉरेस्ट हम लोग देख सकते हैं एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और भी बहुत सारे पैसिफिक आइलैंड्स पे। तो ये सब आपको इलाका मिलता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। ओके, नाउ फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल, ये एक न्यूज़ है जो कि प्लेन्स बेस्ड न्यूज़ आपको है कि पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल इंडिया का, ये है आपको इंडियन रेलवेज़ के द्वारा, और ये पहला मूवेबल टनल है एक्वेरियम में इंडिया का, जो कि बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में। याद रखने का ये पॉइंट कहाँ पे है, ये बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे है। इसे ओपन किया गया है इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRSDC के द्वारा विथ कोलैबोरेशन विथ HNI इक्वेटिक किंगडम। HNI इक्वेटिक किंगडम के द्वारा ये किया गया है। ये एक्वेरियम उस तरह का है जिस तरह से अमेजॉन रिवर पे भी एक कंसेप्ट इसी तरह से लगाया गया है। अमेजॉन रिवर कहाँ पे है, आपको सबसे लार्जेस्ट रिवर है, साउथ अमेरिका की रिवर है ये। ठीक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है। जैसे कि अमेजॉन रिवर पे ये लगाया गया है एक्वेटिक पार्क, उसी तरह से यहाँ भी बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर भी ये काम किया गया है। ये जो है ये आपको होम है अलग अलग एक्वेटिक एनिमल्स के, जैसे कि एलिगेटर, स्टिंगरेज, शार्क्स, लॉबस्टर्स, स्नेल्स एंड श्रिम्प्स, ये है इसका। और इसका एम क्या किया गया है, इसका एम है कि इन्हेंस किया जाए पैसेंजर का एक्सपीरियंस। पैसेंजर आए तो उनको कुछ अलग एक्सपीरियंस मिले। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे रेवेन्यू अर्निंग इंडियन रेलवेज़ की बढ़ेगी। सबसे पहले इंडियन रेलवेज़ की रेवेन्यू अर्निंग बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास एक मूवेबल फ्रेश वाटर टनल है जिसको देखने के लिए काफ़ी लोग आएंगे, काफ़ी लोग टिकट खर्च करेंगे, तो इससे रेवेन्यू जनरेट होगा इंडियन रेलवेज़ का। और पैसेंजर का एक्सपीरियंस, जो आप बैठते हो आराम से बैठ के जाओ तो उसका एक्सपीरियंस आपका बेहतर बनेगा। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपको रेलवेज़ के थ्रू। नाउ अब बारी आ गई है आपके MCQs की। तो आप MCQs आपकी बारी आ गई है, तो मैं आपको बताता हूँ रूल क्या है। सपोज़ कि आप वीडियो देख रहे हो, आपको मैं क्वेश्चन पढ़ूँगा, कुछ सेकंड में रुकूँगा और तब मैं इसका आंसर बताऊँगा, और तब आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो वीडियो को, तो रिकॉर्डिंग वीडियो को देखने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है आपके लिए, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूँ उसके बाद आप पॉज कर दो और तब आप उसका आंसर करो, और लास्ट में जितना आपको क्वेश्चंस हुए हैं उसके स्कोर मेंशन करो। उसके स्कोर मेंशन कर दोगे नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, स्ट्रेट ऑफ कर्च कनेक्ट ब्लैक सी एंड मरमरा सी। सेकेंड स्टेटमेंट है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड एजोब सी। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन। तो हाँ, इसका आंसर है आपको नन। क्या करना है आपको, इंटरचेंज करना है आपको दोनों स्टेटमेंट को। तो स्ट्रेट ऑफ कर्च कहाँ पे है, ब्लैक सी और एजोब सी के बीच में, और स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कहाँ पे है आपको, ब्लैक सी और मरमरा सी के बीच में। ओके, आंसर आपको डी है। इंटरचेंज करना है आपको स्टेटमेंट को। ये देखिए, आप ब्लैक सी को देखिए, ब्लैक सी, ये देखिए, ये सी ऑफ एजोब और ये है आपको ब्लैक सी। ओके, इसके बीच का जो ये जगह है इसे कहते हैं स्ट्रेट, और यही है आपको स्ट्रेट ऑफ कर्च, ये है आपको स्ट्रेट ऑफ कर्च। तो यहाँ पे आपको अच्छे से पता चलेगा कि ये है स्ट्रेट ऑफ कर्च आपका, ये है सी ऑफ एजोब और ब्लैक सी के बीच में। नाउ आप ये एरिया देख सकते हो, ये एरिया इस्तांबुल के बगल में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है ब्लैक सी, और यहाँ पे जो थोड़ा सी आपको दिखाई दे रहा है ये है सी ऑफ मरमरा। ओके, ये सी ऑफ मरमरा, यहाँ पे जो स्ट्रेट है इसी का नाम है आपको बॉस्फोरस स्ट्रेट। ओके, और एक और स्ट्रेट यहाँ देखिए, यहाँ पे एक और स्ट्रेट है, यहाँ पे ये देखिए एजियन सी है और सी ऑफ मरमरा के बीच में है। यहाँ का जो स्ट्रेट है इसे हम लोग कहते हैं डार्डिनेलिस स्ट्रेट। तो 3 पॉइंट्स आपको हैं, ये नंबर 1 स्ट्रेट ऑफ कर्च, ये नंबर 2 दैट इज स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, ये, और ये जो आपको है ये है नंबर 3 जो कि है डार्डिनेलिस स्ट्रेट।
तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ब्लैक सी जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहती है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स. It is published by ITU, that is International Telecommunication Union, which is not an agency of United Nations. Rank of India is 10th in GCI. India ranks first in the Asia Pacific region. तो आपको बोलना है इसमें आंसर सही क्या है. ऑप्शन नंबर ए ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी ओनली 1, ऑप्शन नंबर सी बोथ 2 and 3, एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ 1 and 2. तो हाँ, आपका आंसर क्या है इसमें? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ओनली 2. अब ITU जो है, मैं आपको बता दूं कि ITU जो है वो एक पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट, तो ये गलती हो जाएगा स्टेटमेंट. ये क्या है? ये एक पार्ट है आपको यूनाइटेड नेशंस का. अगर आपको नंबर ऑप्शन नंबर 1 पता चला, देखो आप किसे कराओगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन, ये एलिमिनेट हो गया ऑप्शन. अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचा है. अब 2 and 3, तो 2 तो आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि 2 तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ ही है. तो अब 3 देखोगे आप, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन, तो ये गलत है, ये सरासर गलत है ये स्टेटमेंट. तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओनली 2. तो साउथ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, ये 3 कंट्रीज़ जो हैं इससे पहले हैं, और इंडिया का रैंकिंग 4th आता है इंडो पैसिफिक रीजन में. और ITU जो है एक एजेंसी है आपको यूनाइटेड नेशंस का. आई थिंक सो ये क्लियर है आपको क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट Pasteuria lalji. It is usually found in Madagascar. It has been recently found at Nicobar Islands in India. IUCN status of this plant species is endangered. तो कुछ पॉइंट्स का बढ़िया रखना है. पहला पॉइंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है, ठीक है. तो ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या ऑल ऑफ द अबव. वीडियो को पॉज करो और तब आंसर देने की कोशिश करो. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा आपको? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 2 and 3. दैट इज़, ये जो है यूजुअली फाउंड था मेडागास्कर में. बिल्कुल सही है, मेडागास्कर का स्पीसीज़ है ये एक्चुअली में पास्टूरिया लाल्जी जो है एक प्लांट स्पीसीज़ है, तो ये मेडागास्कर का ही स्पीसीज़ है. इसे निकोबार आइलैंड में देखा गया है, बिल्कुल गलत. निकोबार आइलैंड में नहीं देखा गया है, ये अंडमान आइलैंड का है. ओके, IUCN स्टेटस जो इसका इंडेंजर्ड है, नहीं, इसका इंडेंजर्ड नहीं है, इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड के स्पीसीज में आती है. ओके, तो इसलिए इनकरेक्ट पूछ रहा था. 2 और 3 हमारा इनकरेक्ट है, दैट इज आंसर इज बी, 2 and 3. ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंगल क्वेश्चन है, नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल जो है ये किसके द्वारा निकाला गया है? नीति आयोग, एम्स, ICMR, IMA. तो इसका आंसर है माय फ्रेंड्स नीति आयोग. नीति आयोग के द्वारा निकाला गया है आपको नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल. ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एक इसमें से स्ट्रेट करंट स्टेटमेंट का बताना है ड्रोन डिफेंस सिस्टम इंद्रजल के बारे में. इंद्रजल जो है हमारा ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम है. अब इसके बारे में मेरा वीडियो है, आप जाकर प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हो, आपको अच्छे से पता चलेगा इसके बारे में. तो इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय ग्रीन रोबोटिक्स. इट इज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ ऑटोनोमसली प्रोटेक्ट एन एरिया ऑफ 5000 स्क्वायर किलोमीटर. आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है. ओनली 1, ओनली 2, बोथ, नन. वीडियो को पॉज करो और आंसर देने की कोशिश करो. तो हाँ फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ओनली 1. ठीक है, ओनली 1 इसका आंसर है, क्योंकि इसका कैपेसिटी जो इंद्रजल है उसका कैपेसिटी है 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर. द कैपेसिटी ऑफ इंद्रजल इज़ 1000 से लेके 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक. तो यहाँ तक जो ये एक डोम सिस्टम है, यहाँ तक आपको 2000 मीटर तक, जहाँ तक आपको रेंज है इसकी, वहाँ तक कोई भी अगर ड्रोन फ्लाई होते हुए दिखाई देगा तो वो उसको प्रोटेक्ट कर देगा. ये आपको है इस सिस्टम के बारे में. और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए होगा तो इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने इसके इंद्रजल के बारे में बताया है, तो उसे आप जाके चेकआउट जरूर कर सकते हो. ठीक है. नाउ कलबेलिया डांस इज रिलेटेड विच स्टेट? कलबेलिया डांस किस स्टेट से रिलेटेड है? गुजरात, राजस्थान, मिजोरम या मेघालय? तो इसका सही आंसर है आपको राजस्थान, दैट इज़ बी, राजस्थान. कलबेलिया एक ट्राइब है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ वगैरह एरियाज़ में आपको मिलती है. तो ये राजस्थान में ये डांस करता है.
तो ये आज का हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, वीडियो लगातार आती रहेगी। आप सपोर्ट करोगे, वीडियोस आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाके वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।